बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटियों अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 5 के हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और हमने वायरसेस को जारी रखा हुआ है। तो आज वायरसेस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस ग्रुप को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा हम अपना कॉन्सेप्ट चेक कर लें, और अगर नहीं है आइडिया तो हमें आइंदा के लिए आइडिया हो जाए। हमें पता है ना कि जो सेल्स में कंट्रोलिंग पावर है आम तौर पे सारी दुनिया के सेल्स में, सिवाय कुछ वायरसेस के, वो डीएनए है। जीनोम जो है वो डीएनए है, और डीएनए के काम करने का तरीका क्या है? सारे कामों का कंट्रोल उसके पास है, तो कंट्रोल कर रहा होता है, काम खुद नहीं कर रहा, करवा रहा होता है काम वो। तो डीएनए से जब भी डीएनए ने काम करना है, यानी जीन्स ने काम करना है, तो डीएनए से बनेगा आरएनए। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए बन गया तो फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए के पास प्रोटीन बनने का मैसेज होता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये तो जनरल तरीका है अमूमी तौर पे सारी दुनिया में, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। पहले होगी ट्रांसक्रिप्शन, फिर होगी ट्रांसलेशन। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस जो है ये वायरसेस का स्पेशल ग्रुप है, और इन वायरसेस में जो जीनोम है वो आरएनए है। हमने पीछे भी कहीं कहा था कि बाद वायरसेस में डीएनए की बजाय आरएनए होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वहाँ फिर ये रूल कहाँ जाएगा कि सारी दुनिया का रूल ये है लिविंग सेल्स का कि डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। यहाँ तो है ही आरएनए, तो फिर वो कहाँ गया डीएनए से आरएनए बनेगा? यहाँ तो इटसेल्फ आरएनए जीनोम के तौर पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे वायरसेस में उलट प्रोसेस है, रेट्रो बैक, वापस प्रोसेस रिवर्स, प्रोसेस वहाँ पे रिवर्स होता है। यही जो प्रोसेस था डीएनए से आरएनए बनना, इन सेल्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें आरएनए है, उनमें ये उलट जाएगा प्रोसेस। आरएनए से डीएनए बनेगा, रिवर्स होगा प्रोसेस, क्योंकि डीएनए बनना लाजमी है। रूल जो है वो कंट्रोल करने का वो है, पहले डीएनए होना चाहिए, फिर उससे आरएनए बनेगा और फिर उससे प्रोटीन बनेगा। तो जिनमें आरएनए है उनमें पहले ये देखिए आरएनए है, आरएनए से पहले डीएनए बनेगा। तो ये प्रोसेस रिवर्स हो गया। कौन सा प्रोसेस रिवर्स हुआ? ट्रांसक्रिप्शन का। इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसकी वजाहत मैं आगे भी करता हूँ। तो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या मतलब? आरएनए से डीएनए बनना। आम तौर पे रूटीन क्या है, रूल कह लीजिए क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है। यहाँ इन वायरसेस में आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, तो ये रिवर्स हो गया ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। अब डीएनए बन गया, अब डीएनए से फिर आरएनए बनेगा। जब प्रोटीन बनने का तरीका आएगा, का टाइम आएगा, तो फिर रूल वही है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब डीएनए से दोबारा आरएनए बनेगा, और वो आरएनए जो प्रोटीन बनवाता है। तो डीएनए से फिर आरएनए बन गया, और ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये हो गई है। तो दिस इज नॉर्मल रूटीन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन हो गई, डीएनए से आरएनए बन गया, और आरएनए से फिर दोबारा ट्रांसलेशन हो जाएगी, प्रोटीन बन जाएगा। और फिर प्रोटीन्स ने काम करने हैं, जो भी सेल को काम चाहिए, ऑर्गेनिज्म को काम चाहिए। तो ये जो ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं रेट्रोवायरसेस का, इनमें क्योंकि जीनोम आरएनए है, इनके जीन्स आरएनए हैं, लिहाजा इनमें इनमें रिवर्स होता है प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये इसलिए रेट्रोवायरसेस कहला रहे हैं। तो दीज वायरसेस मे कॉज ट्यूमर टू होस्ट एनिमल्स। जिस एनिमल पे ये अटैक करेंगे उनमें ट्यूमर, कैंसर का बायस भी बन सकते हैं ये वायरसेस। और इन वायरसेस के आमतौर पर होस्ट जो हैं फाउल्स हैं, रोडेंट्स हैं, कैट्स हैं, और ह्यूमन तो हैं ही हैं। तो ये बर्ड्स हैं, और ये गिलहरियाँ वगैरह, चूहे वगैरह हैं, रोडेंट्स एंड कैट्स और ह्यूमन। तो हम यहाँ पे जो डिटेल में जाएंगे, ह्यूमन मोस्ट फेमिलियर, जो ज़्यादा मशहूर, जिससे हम ज़्यादा वाकिफ़ हैं,
इस रेट्रो वायरसेस वाले ग्रुप में, यानी आरएनए रखने वाला जो वायरस हैं, उनमें मशहूर वायरस जो है जिससे हम फेमिलियर हैं, जिससे हम वाकिफ़ हैं, वो HIV है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वी वायरस, वो वायरस जो इंसानों में इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी करवा देता है, बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की पावर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, और आए रोज़ कोई ना कोई नई बीमारी इन लोगों को। तो HIV ये वायरस जो है ये काज कर रहा है एड्स, A acquired, I immuno, D deficiency, S syndrome। तो ये बहुत सारी डिसीज़ेज़ का मजमुआ होता है इन लोगों को जो एड्स के मरीज़ होते हैं। कई सारी डिसीज़ेज़ और कई सारी अलामात इनमें मुख्तलिफ़ बीमारियों की, इसलिए इन्हें कहते हैं सिंड्रोम। तो यहाँ वर्ड हमने डिसीज़ नहीं यूज़ किया, सिंगल डिजीज़ की अलामत नहीं है, मजमुआ है बहुत सारा। तो ये काफ़ी पेचीदा होता है ये प्रॉब्लम, इन्हें बोलते हैं सिंड्रोम। तो कहीं से इनको हुआ, एक्वायर हुआ, बीमारी हुई, वायरस एंटर हुआ और उनमें इम्यून की डेफिशिएंसी आ गई, इस डिजीज़ का नाम रख दिया इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कई सारी बीमारियों के अलामात का मजमुआ है, सिंड्रोम है। तो जीनोम क्या है, इसमें एड्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एक धागे वाला एक आरएनए का मॉलिक्यूल है। तो इस एड्स वाले वायरस में आगे हम पढ़ेंगे आरएनए की 2 कॉपीज़ पड़ी होती हैं, 2 आइडेंटिकल, एक जैसे आरएनए के 2 मॉलिक्यूल पड़े होते हैं इस वायरस में। तो इस वायरस का ये MCQ डायमीटर है 10 नैनोमीटर। बैक्टीरिया को हम माइक्रोमीटर में लेते हैं और वायरसेस को नैनोमीटर में लेते हैं। और ये एनवेलप्ड हैं, इनमें एनवेलप है, इनमें इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है इनके कैप्सिड के बाहर, और होस्ट सेल स्पेसिफिक हैं। ये जब वायरस एंटर होगा ह्यूमन बॉडी में तो स्पेशल किस्म के सेल्स पे अटैक करेगा, तमाम सेल्स में को इन्फेक्शन काज नहीं करेगा, तमाम सेल पे अटैक नहीं कर पाएगा। रीज़न बीइंग द cells on which the virus will attack, they have a special type of receptor। सपोज ये एक सेल है, ये होस्ट सेल है, होस्ट की बॉडी का कोई सेल है जिस पे वायरस अटैक कर सकता है। क्यों अटैक कर सकता है? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन पे ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं, ख़ास किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स हैं। इसका नाम आगे बताऊंगा, इसे कहते हैं CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर की बात फिर अगले टॉपिक में आएगी। तो CD4 रिसेप्टर फ़िलहाल ये याद रखिएगा, इस ख़ास किस्म के रिसेप्टर हैं जिससे वायरस जाके इसके साथ बाइंड करेगा, जुड़ेगा, पहचान करेगा और फिर अटैक करेगा, अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड क्या है अटैचमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज वाले टॉपिक का? एड्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन ना लिखाना, AB से नहीं, AD, एड्जॉर्प्शन और अटैचमेंट। तो होस्ट सेल स्पेसिफिक सेवरल ल्यूकोसाइट्स, तो हमारी बॉडी के कौन से सेल्स हैं ये या रेट्रोवायरसेस जो जिन्हें एनिमल पे अटैक करते हैं, तो कई किस्म के वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं ये, और या और टिश्यूज़ भी हैं बॉडी में, आगे नाम आ रहा है, उन पे भी अटैक करते हैं। तो ये स्पेशल सेल्स हैं, सारी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उन सब सारी बॉडी सेल्स पे रिसेप्टर नहीं होते जिनसे पहचान करेंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अभी मैंने वहाँ पे आपको बताया था, इट इज़ एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एक धागे वाला RNA होता है इस वायरस में, ये सिंगल स्ट्रैंड, और जबकि DNA में चेन 2 होते हैं, शायद आपको मैट्रिक्स से पता होगा, 2 चेन्स होते हैं DNA में। तो क्या करता है ये एंजाइम? इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है जिसमें RNA से DNA बनता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को जो एंजाइम कंट्रोल करता है इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इट इज़ द एंजाइम विच कन्वर्ट्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम, क्योंकि इन वायरस का जीनोम, जीन्स जो है वो RNA है, तो इट कन्वर्ट्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल। तो ये उसको RNA को DNA में कन्वर्ट करवाने वाला एंजाइम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और प्रोसेस का नाम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब वो जो DNA बन जाएगा, DNA इन्फेक्ट्स होस्ट सेल, जिस सेल पे अटैक किया उस सेल पे फिर ये में एंटर हो गया। अब ये एक सेल पड़ा हुआ है ह्यूमन बॉडी का, हमने कहा है कि ये वाइट ब्लड सेल पे अटैक करते हैं, तो सपोज ये एक वाइट ब्लड सेल है। तो इस
सेल का ये अपना ब्लैक रंग वाला होस्ट का अपना डीएनए पड़ा हुआ सेल का। अब वो जो आरएनए गया था उससे वो कन्वर्ट हो गया डीएनए में वायरस का, तो ये लाल रंग का, तो ये रेड कलर का वायरस का डीएनए जाके जुड़ गया होस्ट के डीएनए के साथ जाके। कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, डीएनए क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, होस्ट सेल पे अटैक करेगा और एंटर हो जाएगा, और फिर जाके कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल के डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। इट विल बी इंटेग्रेटेड, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा जब, तो अब इस हालत को बोलते हैं प्रोवायरस। आपको याद है प्रोफेज, वहाँ फेज वायरस, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, इसलिए वहाँ हमने वर्ड यूज़ किया था फेज। तो वहाँ प्रोफेज बन गया था, वो लाइसोजेनिक साइकिल में जब जुड़ गए थे दोनों डीएनए, तो यहाँ पे भी ये कंबाइन हो गए, इनकॉर्पोरेट हो गया, होस्ट के जीनोम के साथ जाके जुड़ गया, तो इसे बोलते हैं प्रोवायरस। प्रोवायरस कौन सी स्टेट है, व्हेन वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोवायरस। दिस स्टेट इज कॉल्ड, इस हालत को प्रोवायरस। तो अब यही सेल जब डिवाइड करेगा होस्ट सेल, तो इट विल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। तो वो जो ये डीएनए पड़ा हुआ है इसकी पूरे की कॉपी हो जाएगी, ब्लैक की भी और रेड की भी, यानी वायरस का भी और होस्ट का डीएनए भी, दोनों ये जाएंगे इस सेल में भी, इस सेल में भी। तो प्रोजेनी सेल भी कहते हैं, ये देखिए प्रोजेनी सेल, डॉटर सेल्स, तो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो गया। और अब ये सेल नॉर्मल नहीं रहे, ये जिस पे वायरस के डीएनए ने अटैक कर दिया, ये इनको कैंसर होने के चांसेस भी हो जाते होते हैं। तो दीज सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल्स, क्योंकि सेल्स का इम्यून सिस्टम जो है वो इसने जाके डैमेज कर दिया हुआ है, तो इनको कैंसर भी हो सकता है। तो ये हो गया कैन बी पास टू प्रोजेनी सेल, वही डीएनए जो है अगले डॉटर सेल में चला गया, और यही दोबारा डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट डॉटर सेल्स। इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन कई नए सेल्स में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, बिलियंस सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर। और फिर ऑन्को वायरस यहाँ लिखा हुआ, ये बताता हूँ आपको। सो नॉर्मल सेल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कैंसर सेल्स, हो सकता है कि यही नॉर्मल सेल जो हैं इनको वायरस जाके कैंसर काज कर दे। और कैंसर का एक फीचर ये भी होता है उन सेल्स का कि फिर वो डिवाइड होते चले जाते हैं, बेशक बॉडी को ज़रूरत ना हो सेल्स की वो सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं, होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो अब नॉर्मल सेल हैं वो, तो कैंसर सेल हैं वो। तो सो रेट्रोवायरस इज आल्सो कॉल्ड ऑन्को वायरस, ऑन्को कैंसर, तो ऑन्को वायरस कहते हैं, कैंसर काजिंग जीन्स हैं इसके पास, इसके डीएनए के पास, तो कि कैंसर का बायस भी बन जाता है। तो यहाँ तक हमने इस पेज को पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम एड्स की कुछ फर्दर डिटेल्स में जाते हैं। एड्स का आपको कंप्लीट ये एब्रीविएशन है, उसका पूरा नेम आपको आता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस डिसीज वाज रिपोर्टेड इन 1980s, शुरू में 80s यानी 81, 82, 83 इन सालों में रिपोर्ट हुआ था। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट पेश की थी कि दुनिया में पहली में तो पता चला था कि ये डिसीज़ भी दुनिया में है। इन यंग होमोसेक्सुअल मेल्स, यंग मेल में और होमोसेक्सुअल जो आपस में बदकिरदार होते हैं, होमो सेम आपस में ही एक ही तरह के, मेल हैं तो मेल, तो आपस में वो बदकिरदार हैं, बैड कैरेक्टर वाले हैं, तो होमोसेक्सुअल कहलाएंगे। इन लोगों में तो ये एड्स फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था, और फिर बढ़ते बढ़ते कहते हैं इसका ओरिजिन जो है अफ्रीका से हुआ है, और अब भी सबसे ज़्यादा दुनिया में एड्स जो है वो अफ्रीका में है। 70-80% अफ्रीका में है और 20-30% बाकी सारी दुनिया में है। और वो एड्स जो है उसकी अल्लाह बेहतर जानता है कि बहुत सारी रीज़न्स इसकी वो हो सकती हैं, ट्रांसफ़र वायरस होने के मुख्तलिफ रूट्स, मुख्तलिफ ज़रिए, सोर्सेस। और लेकिन ये देखिए कि जिसको ऐसी जानलेवा बीमारियों का पता चल जाए, कभी एड्स आ रहा है, कभी हेपेटाइटिस आ रहा है, और कभी कोरोना डिसीज़ आ रही है, कोरोना वायरस डिसीज़ आ रही है,
तो ये सारे मेरा ख्याल है एटलीस्ट आई ओपनर के तौर पे तो है ना, कि बंदा एक खुदा ना खास्ता सुन के या खुदा ना खास्ता किसी को हो गया है तो वैसे ही वो जीते जी मर जाता है। तो फिर इसमें कभी ध्यान दिया कि ये ऐसे ऐसे मसाइल क्यों आते जा रहे हैं? सारी बीइंग मुस्लिम तो हमारा फेथ यही है कि ये अल्लाह की नाराज़गी है, और फिर क्यों बाहर की दुनिया जहाँ पे मदर पिदर आज़ाद हैं वहाँ तो वो कहें, इधर हम में से लोगों ने कहना शुरू कर दिया मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो फिर ऐसे जब बड़े बड़े दावे करने लग जाएंगे, हालांकि किसी के बंदे के किसी जिस्म के हिस्से पे या दुनिया की किसी चीज़ पे कोई मर्ज़ी नहीं है, मर्ज़ी सिर्फ रब की है। तो फिर मसाइल, इसलिए बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, झुकाव रखना चाहिए। तो एड्स रिपोर्टेड इन 1980s बाय डॉक्टर्स इन यंग होमोसेक्सुअल मेल्स। इट्स सिम्टम्स जो हैं वो जो उन लोगों में मिली थी, सिवियर निमोनिया, और निमोनिया हो जाता है इन लोगों को, रेयर वेस्कुलर कैंसर कहते हैं ब्लड कैंसर को, रेयर थोड़ा बहुत ये इसके भी चांसेस हो जाते हैं। सडन वेट लॉस, अचानक वज़न कम हो जाता है, और इम्यून डेफिशिएंसी, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी, आए रोज़ कोई नई बीमारी, और सोलन लिम्फ नोड्स, और लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा दिफाई निज़ाम है। तो आप इस बुक के लास्ट चैप्टर में जाके फिर पढ़ेंगे वो इस टॉपिक को, इम्यूनिटी वाले को। वहाँ पे जो ये हमारी अल्लाह ने चेक पोस्ट रखी हुई है बॉडी के अंदर, जरासीम को रोक के उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है इस सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो वो जो चेक पोस्ट हैं वो नोड्स बनी होती हैं वहाँ पे, वो स्वेल कर जाती हैं। जब जरासीम ज़्यादा हो जाएँ, दुश्मन के ख़िलाफ़ ज़्यादा लड़ना पड़ जाए, तो फिर ये ज़्यादा काम कर करके यहाँ पे इन्होंने फ़ौज जमा कर ली हुई है लड़ाई के लिए, और ये स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं ये नोड्स हमारे सिस्टम की। तो लेटर बाद में एड्स इन लोगों में मिला नॉन होमोसेक्सुअल में, जो होमोसेक्सुअल नहीं थे, बदकिरदार नहीं थे। तो क्या हुआ पता नहीं था, ब्लड ले लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, रॉन्ग ब्लड ले लिया, गलत बंदे का ब्लड चला गया, बीमार एड्स वाले पेशेंट का दूसरे नॉर्मल बंदे में उससे हो गया, या ब्लड का कोई हिस्सा चला गया, उनमें ब्लड सेल्स कोई दिए हैं, रेड ब्लड सेल्स दिए हैं, या सिर्फ प्लाज्मा लिया है, या कोई सीरम लिया है, या इस तरह से कोई, तो वो इससे भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स के ज़रिए से ये पॉसिबल हो सकता है, नॉन होमोसेक्सुअल में ट्रांसफ़र हो सकता है। 1984 में डिसीज़ काजिंग एजेंट वाज आइडेंटिफाइड, पहचान लिया गया कि डिसीज़ कौन काज करता है। तो किसने ये किया था इसको आइडेंटिफाई? पिफ्रा एंड नीहा ने। तो ये दोनों आपस में कज़न हैं, और पिफ्रा जो है इफ्रा की बड़ी बहन का नाम है, और ये फ्रांस में रहती है, FRA फ्रांस में रहती है पिफ्रा। तो ये नीहा और पिफ्रा दोनों कज़न हैं। अब इसका पूरा हम असल में बता दूं आपको ये हैं क्या हैं। ये पी फॉर पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एक इदारा है, पास्चर इंस्टीट्यूट साइंटिफिक वर्क करने का इदारा है, वो उनके साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर लिया था पहली मरतबा 1984 में। और नीहा कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA अमेरिका, ए फॉर अमेरिका USA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ USA इन अमेरिका, इन अमेरिका वाले इदारे ने, और इस इदारे ने आइडेंटिफाई कर लिया उस वायरस को। एंड फाइनली दिस वायरस वाज इन 1986 इट वाज नेम्ड एज HIV, इसका नाम HIV रख दिया गया। और मेजर सेल्स जो टारगेट करता है ये हमारी बॉडी में अटैक करने के बाद, हमारी इम्यून सिस्टम का ज़बरदस्त जो सेल है वो हेल्पर T लिम्फोसाइट हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल की एक किस्म है, तो ये हेल्पर T लिम्फोसाइट है, वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। ये हमारे इम्यून सिस्टम की जान है, ज़बरदस्त रोल प्ले करता है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त में। तो हेल्पर T सेल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये हेल्प कर रहा होता है दूसरे सेल्स को, वो होते हैं किलर T सेल्स, किल करते हैं जो जरासीम वगैरह को या बेकार सेल्स को, हमारी बॉडी के अंदर बीमार सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जरासीम वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं किलर सेल्स। तो किलर सेल्स की ये हेल्प कर रहा होता है, असिस्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको हेल्पर T सेल का नाम दिया हुआ है। और ये एंटीबॉडीज़ बनाने में भी हेल्प कर रहा होता है, और कुछ और सेल्स भी हैं उनकी भी हेल्प कर रहा होता है, जो हमारे दिफाई सेल हैं जिन्होंने लड़ना होता है फ्रंट लाइन पे आके
दुश्मन के ख़िलाफ़, तो ये मेजर टारगेट सेल जो है, मेजर सेल जिस पे अटैक करेगा ये वायरस, एड्स वायरस, वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं। फिर जब ये टी लिम्फोसाइट अटैक हुआ, एक सेल डिस्ट्रॉय हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, कोई वायरस इनको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और अगले सेल में अटैक करता जा रहा है, एक सेल से दूसरे में, दूसरे से चौथे में, जब तादाद बढ़ती जाती है इस तरह से, तो ये सेल डिक्रीज़ होते गए, HIV इन्फेक्शन बढ़ती गई और इम्यून सिस्टम फेल होता गया, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की जो जान थी, जो सेल्स, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, और आहिस्ता आहिस्ता क़ुव्वत मुदाफ़त कमी आती गई और कोई और बीमारियाँ लग गई। अदर सेल्स इन्फेक्टेड बाई HIV, सेल्स ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये वैसे बता रहा हूँ नेम आपको, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क्स डाल दिया था, हमारे सिलेबस में नहीं है। इन्हें कहते हैं माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं, दरअसल होते ये हमारे ल्यूकोसाइट्स ही होते हैं, उनकी कोई टाइप है, तो वहाँ पे होते हैं माइक्रोग्लायल सेल्स, डिफेंस का काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो अदर सेल्स ये हैं, आपने बस ये याद रखना है, सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम may also come under the attack of this AIDS वायरस। और आखिरी बात आज की है, होस्ट स्पेसिफिक है ये जो वायरस है, मतलब है सेल भी स्पेसिफिक है, मखसूस सेल पर अटैक करता है। और होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि ये भी देखा गया कि वायरसेस जो है दे अटैक मंकीज़, अटैक तो करता है उन पर, बट नो डिसीज़, नो इट्स आइडेंटिफाइड इन मंकीज़, उन पर अटैक तो करता है लेकिन उन पर वो डिज़ीज़, क्योंकि उसका बॉडी का अपना सिस्टम है, उसके रिसेप्टर्स पता नहीं किस तरह के हैं, कहाँ पे हैं, और उनमें डिसीज़ की अलामात नहीं होंगी। हमारा बॉडी का अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है, तो लाजमी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में भी होता है, इंसान में भी है। अब हम कह रहे हैं मलेरिया इंसान में, मॉस्किटो में क्यों नहीं है, वहाँ अलामत क्यों नहीं है? तो ये स्पेसिफिक होस्ट हैं जिनमें डिजीज़ काज कर रहा होता है। तो ये लास्ट पे बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर आपने जो ये आपको आनी चाहिए, ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। तो ये बाहर जो ये वाला, ये ब्लैक जो ये डंडियाँ सी बना दी हुई हैं, ये वाली, ये आप डंडियाँ ना बना सकें, टाइम ना हो तो 2 लाइनें खींच दीजिएगा गोल दायरा। ये एक लाइन बाहर है ऐसे, या चलते आइए सारी वो बाहर वाली साइड से, इसको यहाँ से ले जाइए, और एक इसके अंदर वाली साइड एक और लाइन ड्रा कर दीजिए। ये तो डबल ये वो होती है लिपिड बाई लेयर कहते हैं इसे, लिपिड्स की 2 तहें, लिपिड के मॉलिक्यूल, इसलिए मैं 2, एक ये डॉट ऊपर है, एक ये अंदर वाली साइड पे है, और इनकी टेल जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है। तो ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं, ये ऊपर से नीचे थोड़ा सा आगे करके, और नीचे से ऊपर भी हैं दूसरी लेयर, ये नीचे ये इसका हेड है, और ये अंदर की तरफ लाइन है, फिर यहाँ से यूँ उल्टे। तो इस तरह से ये 2 लाइनें आप ये ना बना सकते, तो 2 सिर्फ लाइनें कहीं दिए, दायरा एक लगा दें। ये लिपिड बाई लेयर है, और एनवेलोप जिसे हम कहते हैं, ये वायरल एनवेलोप है, और इसके अंदर ये ब्लू लाइन एक और प्रोटीन की एक दीवार है, ये प्रोटीन्स हैं, और ये मैट्रिक्स प्रोटीन जो है, इसके बाद सेंटर में असल कैप्सिड ये पड़ा हुआ है, वायरस का कैप्सिड प्रोटीन कोड ये है, ये वाला, ये रेड वाला, और उस कैप्सिड के अंदर ये इसका RNA के, हमने कहा था 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक जैसे, एक ये और एक ये, और इनके साथ इन्होंने अपना ही रखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक मॉलिक्यूल ये पड़ा हुआ है, एक मॉलिक्यूल ये पड़ा हुआ है, जो इन RNA को, ये इसको DNA में कन्वर्ट कराएगा, ये इसको DNA में कन्वर्ट कराएगा। तो ये आखिरी बात इसकी ये है स्ट्रक्चर में, ये असल में तो ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, ये वाले हमारी बुक ने क्या कहा है, एनवेलोप स्पाइक्स, ये स्पाइक्स हैं, ये उभार हैं। तो ये 2 तरह के रिसेप्टर हैं, ये बाहर वाले जाके वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था CD4 रिसेप्टर, इंसानी सेल पे जिस पे अटैक करेगा, ये जाके पहचान करेंगे, ये रिसेप्टर इसका बाहर वाला, ये पिंक वाला, उसके साथ जाके बाइंड करेगा, जुड़ेगा तो CD4 रिसेप्टर के साथ, और फिर ये रेड वाला जो रिसेप्टर है, ये दोनों वायरस को और होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ेगा, ताकि वायरस मेम्ब्रेन, इंसान के सेल की मेम्ब्रेन के रास्ते से अंदर एंटर हो जाए। तो ये वायरस की स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिस करनी है,
आज की बातें हमने यहाँ कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़। कोई बात हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा।